श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद खास विषय इस भेंट वार्ता में चर्चा के लिए हमने आज रखा हुआ है। हम बता दें कि नवाचार की बहुत बातें होती हैं, नित नया करना और उसके माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ये हर एक व्यक्ति का ख्वाब होता है। तो आज एक ऐसे ही मेहमान को हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया हुआ है जो नवाचार के लिए जाने जाते हैं और लगातार अपने क्षेत्र में नया करने की कोशिश करते हैं। और कई बार इनका ये काम जो है जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता है और मीडिया के कवरेज का भी हिस्सा होता है। हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट सृजन पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद रईस महमूदी साहब को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। जी बहुत शुक्रिया आपका। रईस साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप लगातार कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। पेशे से आप एक मोटर मैकेनिक हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में कैसे हम ऊर्जा के दूसरे विकल्प को देश को सौंप सकते हैं, एक वैकल्पिक ऊर्जा का माध्यम हम बना सकते हैं, इसके लिए आप लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो अभी आपने हाल फिलहाल के दिनों में एक प्रयोग किया है। क्या है वो प्रयोग, क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप? नई सोच, नया काम, हिंदुस्तान का चमके नाम। मैं इसी सोच को लेकर के नई चीजें बनाता रहता हूं, नई चीजों में काम करता रहता हूं। जैसे कि मैं फ्यूल से संबंधित सस्ते से सस्ते फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूं। जैसे कि आज हमेशा पेट्रोल के रेट ज्यादा होते हैं, एलपीजी की रेट कम होते हैं। यही सब चीजों को देख करके मैंने 1999 में एक प्रयोग शुरू किया था, जो कि टू व्हीलर को एलपीजी ग्रीन फ्यूल के नाम से बनाना इसको शुरू किया था। उसमें जो दिक्कतें थी, जो कमी थी, वो पूरी करते करते आज 2021 में मैंने वो एलपीजी ग्रीन फ्यूल बाइक तैयार कर दी है, जिसके फायदे ये हैं, जहां आपको 100 रुपए का पेट्रोल लगता था, वहां आपको खर्च आएगा सिर्फ 45 रुपए का। आपने एलपीजी ग्रीन फ्यूल की बात की, तो आपसे मैं जानना चाहेंगे कि ये आइडिया, ये पूरा विचार आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने इसको एक चरणबद्ध तरीके से करते 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 सफलता हासिल की? देखिए, इंजन को चलाने के लिए एक ज्वलनशील फ्यूल की जरूरत होती है और उस फ्यूल में एलपीजी भी एक फ्यूल है। ये मैं सारे मैकेनिज्म को समझने के बाद इस चीज पे काम करता हूं और जब काम शुरू होता है तो इसके सारे मैकेनिज्म के हिसाब से ही इंजन को वो फ्यूल दे करके स्टार्ट कर लेता हूं। स्टार्ट करने के बाद उसमें जो कमी वैसी होती है उसको फाइनल करके फिर मार्केट में उतरने लायक इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। जी, निश्चित रूप से मार्केट में उतरने लायक बनाना, ताकि दूसरे लोग भी इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकें, इसे अपना सकें और एक लोगों द्वारा स्वीकार किया गया मॉडल बन सके। यहां पर हम रईस साहब आपसे जानना चाहेंगे कि निश्चित रूप से एलपीजी सस्ता है, पेट्रोल महंगा है, ये बात आपके दिमाग में थी और वैकल्पिक ऊर्जा का एक स्रोत आप देना चाहते थे। बहुत दिनों से आप इसके लिए काम कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो ये एलपीजी ग्रीन फ्यूल का सपना है, जिसको आपने अभी जमीन पे भी उतार दिया है, कितना सफल रहेगा, कितना अपनाया जाएगा लोगों द्वारा और क्या उम्मीद करते हैं ताकि आपको वो समर्थन मिले ताकि आप अपने इस प्रयोग को बड़े स्तर पर लागू कर पाएं? देखिए, जहां तक सफलता की बात है तो मैं आपको बता दूं, 4 व्हीलर कंपनी एलपीजी कार मार्केट में उतारे हुए है पहले से। 3 व्हीलर कंपनी मार्केट में एलपीजी से चलने वाले 3 व्हीलर उतारे हुए हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि पहले इन्होंने सारी जांच कराई होगी तभी ना मार्केट में उतारी है। जिस तरीके से 4 व्हीलर 3 व्हीलर चल रही है, बिल्कुल वही कंडीशन पर, उसे हालात पर ये 2 व्हीलर भी चलेगी। इसमें कोई भी तरीके का इंजन में नुकसान नहीं है, कोई भी तरीके का इसमें रिस्क नहीं है और इतना इजी है ये कि जैसे कि मेरा मानना ये है कि जो हम घर में गैस चूल्हा जलाते हैं, शायद उसमें रिस्क हो सकती है। क्यों कि सिलेंडर के करीब 2 फुट के बाजू से आग जलती है, चूल्हा जलता है, उसमें शायद रिस्क हो सकती है, लेकिन इसमें तो आग का कोई रोल नहीं है। तो ये सब रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बाइक बिल्कुल पेट्रोल की तरह सक्सेसफुल, कोई इसमें रिस्क नहीं है, कोई तरीके का इसमें डर नहीं है और बहुत ही पेट्रोल की तरह आप इसको ग्रीन फ्यूल बाइक को चला सकते हैं। ये इसके फायदे हैं। जी, ग्रीन फ्यूल बाइक के बहुत सारे फायदे हैं। प्रदूषण कम होगा, पैसे की बचत होगी और वैकल्पिक जो ईंधन की बात करते हैं उसका ये स्थान ले सकता है, ऐसा आपका कहना है मोहम्मद रईस साहब। रईस साहब, यहां पर हम जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलने को तो हम सभी देखते हैं, चलाते भी हैं, फिर उसके बाद सीएनजी का नंबर आता है। बहुत से बड़े महानगरों में सीएनजी फ्यूल जो है वो भरा भी जाता है पेट्रोल पंप्स वगैरह पे। तो आपने
सीएनजी की तरफ ना सोच करके एलपीजी को एक ईंधन के स्रोत के रूप में अपनाया, इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि हमारे सागर में एलपीजी पंप है, सीएनजी नहीं है जी। जब सीएनजी पंप आ जाएगा तो मैं सीएनजी पे काम शुरू कर दूंगा। अभी एलपीजी है, एलपीजी पे शुरू कर दिया। एलपीजी बहुत आराम से आपको पंप में मिल जाती है, इसलिए मैंने अभी इसको एलपीजी पे शुरू किया है। यानी आपका ये मानना है कि आप बड़े आसानी से एलपीजी को सीएनजी से रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल, सीएनजी पे उसको तकनीकी वही रहेगी, कन्वर्ट कर देंगे। तकनीकी वही रहेगी या उसमें कुछ? नहीं, तकनीक में काफी चेंजिंग होती है इसमें। इसका सामान ही बिल्कुल एलपीजी से हटके होता है। तो अभी आपने ये जो प्रयोग किया है एलपीजी ग्रीन फ्यूल के माध्यम से, आप टू व्हीलर बाइक गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो ये कितना अभी तक आपको देखने को मिला है कि इसमें समस्याएं आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या लोग कितने उत्साहित हैं आपके इस प्रयोग को लेकर के? क्योंकि आपके पास निश्चित रूप से लोग आते होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रयोग मैंने किया था 20 साल पहले। 20 साल पहले जब मैंने लगाया तो इसमें कमी थी। उस कमी को दूर करते करते आज मैं इसको फाइनल कर पाया। तो इसमें जो कमी थी, जो भी दिक्कतें थी, मैंने इसकी पूरी दिक्कतें सॉल्व कर ली हैं। अब इसमें जो भी हमारे सागर के लोग हैं, ये काफी इनके फोन आते हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राज्य सरकार को ये मैसेज दिया है कि ये गाड़ियों को एलपीजी से चलाने की जल्दी से जल्दी परमिशन दे, ताकि हम ये जो है महंगे फ्यूल से निजात पा सके। और रईस साहब, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पेशे से मोटर मैकेनिक है, लगातार मोटर मैकेनिक का काम अपने घर में आपने देखा है, बहुत पहले से आपके घर में ये काम हो रहा है, आपने निश्चित रूप से अपने बड़ों से ये काम सीखा है। तो यदि कोई युवा आपकी बात को सुन रहा है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और आगे जाना चाहता है, अलग अलग तकनीकी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, आपने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, इसके बावजूद आपका जो टेक्निकल माइंड है, टेक्निकल हैंड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और निश्चित रूप से आप एक नाम सागर का अलग अलग मंचों पे कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे निश्चित रूप से आपके तकनीकी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है। तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बगैर औपचारिक शिक्षा के, इंजीनियरिंग के या साइंस के, आप ये काम कर पा रहे हैं, तो क्या वो सोच है जो आपको ये काम करने के लिए लगातार प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है? देखिए, क्या होता है, दिमाग में जो भी इनोवेशन या आइडिया आते हैं, इसको बोलते हैं इल्म के माध्यम से इन चीजों को प्रैक्टिकल करके उतारना। तो मेरा मानना ये है, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। देखिए, मैं आपको एक सरल भाषा में समझा दूं। एक नेचुरल होता है और एक होता है साइंस। साइंस और नेचुरल में ये फर्क है कि एलपीजी गैस नेचुरल है, ये कुदरती है, लेकिन उस एलपीजी गैस से आपने कुछ बना दिया जिससे लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, ये साइंस है। अब आप इसको और सरल तरीके से समझ लीजिए कि आज जैसे पेट्रोल कारें हैं या पेट्रोल मोटरसाइकिल है, ये जो फ्यूल से चल रही है, नेचुरल है, ये कुदरती फ्यूल है, लेकिन इस फ्यूल से किसी ने कार चलने का जो है इंजन बना दिया, किसी ने मोटरसाइकिल का, किसी ने मोटर बोट का, तो अलग अलग। तो कहने का मतलब मेरे युवाओं से ये है कि देखिए, आप पहले साइंस को और नेचुरल को समझ लें। जो भी चीज कुदरती चीजें हैं, देखिए जैसे कि मान लो लोहा, लोहा ये नेचुरल, ये कुदरती है लोहा। लकड़ी कुदरती है, पेट्रोल कुदरती है, गैस कुदरती है। तो सबसे पहला एक युवा को, एक स्टूडेंट को ये समझना होगा कि नेचुरल और साइंस में फर्क क्या है। जब ये दोनों चीजें समझ लेंगे तो उसको साइंस का काम करने में बहुत मजा आएगा। किसी भी चीज का आप पहले मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद काम में जैसे उतरोगे आपको रास्ता मिलेगा और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप साइंस में फोकस दें, लेकिन साइंस तक पहुंचने के लिए पहले उसका नेचुरल समझ लें। आपको साइंस बहुत जल्दी समझ में आएगा। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि मैं 12वीं तक पढ़ाई किए हूं, लेकिन पढ़ाई करना अपनी जगह है, लेकिन इनोवेशन वाली लाइन में डूबना एक अलग बात है, क्योंकि इनोवेशन प्रैक्टिकल मांगता है। प्रैक्टिकल करने में जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट, अगर वो थ्योरिकल और अगर वो प्रैक्टिकल में उतर आता है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं एक प्रैक्टिकल वाला बंदा हूं। मेरा ये दावा है, थ्योरी कर प्रैक्टिकल में उतर आएगा तो जरूर कुछ नया वो करता रहेगा, मुझे ये उम्मीद है। इसलिए मैं अपने युवा साथियों से और अपने स्टूडेंटों से कहना चाहता हूं कि इनोवेशन की तरफ ध्यान दें। जी, निश्चित रूप से रईस साहब जो बात बोल रहे हैं आप, जरूरी नहीं है कि आप कोई औपचारिक तालीम हासिल किए हों तभी आप बड़ा आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, कोई बड़ा नवाचार कर सकते हैं। आपका नाम जीता जागता मिसाल है कि कैसे बगैर औपचारिक शिक्षा के भी आप नवाचार कर सकते हैं। सीखना जरूरी है, सीखते रहिए और जो आपका थ्योरी का ज्ञान है उसको आप प्रैक्टिकल के साथ जोड़ करके आप उसे नए ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। आपसे बस आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि लगातार आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते हैं, तो आने वाले समय में पाइपलाइन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में हमें सुनने को मिलेगी? देखिए, सबसे पहली बात मैंने जो स्टार्टिंग में बोली थी
नई सोच नया काम, हिंदुस्तान का चमके नाम। मैं चुप नहीं बैठा हूं, मेरे इनोवेशन पे इनोवेशन मैं करता हूं। और एक और आप लोगों को मैं बहुत ही खुशी की बात बता दूं। सबसे पहली बात होती है कि कहते हैं ना कि जरूरत की जननी को आविष्कार कहते हैं। आज मैंने देखा कि हमारे भारत के अंदर जरूरत है सबसे ज्यादा इस वक्त किसानों की। किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है पानी की। पानी को खींचने के लिए मुझे उम्मीद है कि मैं जितनी भी मेहनत इसमें कर रहा हूं, मेरी मेहनत का मुझे यहां फल मिलेगा अपने किसान भाइयों के लिए। मोहम्मद रईस साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगामी प्रयोगों के लिए। निश्चित रूप से बहुत अच्छी सोच के साथ आपने ये तमाम चीजें शुरू की। नई सोच नया काम, हिंदुस्तान का चमकेगा नाम। निश्चित रूप से ये हम सभी का मिशन है, हम सभी की सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मोहम्मद रईस महमूदी साहब कि आपने वक्त निकाला, आपने हमारे स्टूडियो में समय दिया, हमारे श्रोताओं को नवाचार के ऊपर इतनी सारी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।